कि जिस तरह का ये माफिया कल्चर यहाँ की जमीन पर बसता जा रहा है, पनप रहा है, क्या गंगा से लगते किनारे जो कि एक जमाने में तीर्थ भूमि हुआ करते थे, वो आज की तारीख में अय्याशी के लिए ऐश गाह तैयार है? और क्या इस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है कि जहाँ पर लड़कियों को दहेज व्यापार जैसे धंधों में धकेला जा रहा है? और ऐसा सिस्टम जो इसके लिए उपजाऊ भूमि दे रहा है, वो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और जमीन की रक्षा अपने प्राणों से भी पहले करूंगा। उत्तराखंड राज्य गठन को 24 साल हो चुके हैं, किंतु उत्तराखंडी आज भी अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। उत्तराखंड के जल, जमीन, जंगल खतरे में है। आए दिन ऊंची पहाड़ियों से लेकर नदी घाटियों तक डोकरी पोंगड़ी, पाखे बिट्टे व शेरे अंधाधुंध बिक रहे हैं। खरीदने वाले उत्तराखंड से बाहर के हैं। यदि यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड के अधिकतर लोग भूमिहीन या आंशिक भूमिदार रह जाएंगे और उत्तराखंड के पहाड़ों में बाहरी लोगों का सिकंजा होगा। मूल निवास 1950 उत्तराखंड की नींव है। 2012 में मूल निवास खत्म करके सिर्फ स्थायी निवास रह गया, जिस कारण उत्तराखंड के बाहर के लोग भी उत्तराखंड का स्थायी निवास बना पाए। मूल निवास निरस्त होने के कारण उत्तराखंडियों को नौकरी, रोजगार आदि आवेदनों पर नुकसान हुआ। बाहरी राज्य वालों को लाभ मिलने लगा। इसलिए उत्तराखंड में सशक्त भूकानून की मांग बीते कुछ वर्षों से उठ रही है। स्वाभिमान महारैली का उद्देश्य उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और सशक्त भूकानून लागू करवाने की मांग से संबंधित है। यदि उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू होता है तो उत्तराखंड में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं सशक्त भूकानून उत्तराखंड के जल, जमीन, जंगल ही नहीं बल्कि उत्तराखंडियों के जमीर को भी बचाएगा। यदि उत्तराखंडी सशक्त होंगे तो व्यवस्थाएं भी सुधरेंगी। इसलिए स्वाभिमान महारैली उत्तराखंड की हिली हुई नींव को मजबूती देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड आंदोलन उत्तराखंडियत के लिए था ताकि हमारे अपने अधिकार हों। 4 धाम और अनेकों तीर्थों से सुसज्जित इस हिमालय राज्य की अनमोल संपदा उत्तराखंड की समृद्धि हेतु उपयोग में लाई जा सके, जिससे उत्तराखंड में रोजगार अधिक से अधिक हो और उत्तराखंडी खुशहाल जीवन जी सकें। गंगा, यमुना समेत अनेक नदियों का उद्गम स्थल, सौम्य प्रकृति का आंचल, तीर्थाटन और पर्यटन का आविर्भाव कराने वाला उत्तराखंड ही है। माँ बहनों के सम्मान और देवभूमि के स्वाभिमान के लिए उत्तराखंड आंदोलन हुआ था। जिन आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए अपना खून पसीना बहाया, माँ बहनों ने आने वाली पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए लाठी डंडे, गोलियां खाई। 42 वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत दी। क्या उत्तराखंड आंदोलन के दौरान उन 42 शहीदों समेत हजारों आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड की ऐसी तस्वीर की परिकल्पना की होगी जो वर्तमान में उत्तराखंड में नजर आ रही है? देहरादून, हरिद्वार में ज्वेलर की दुकान पर डकैती, ऋषिकेश में पत्रकार योगेश डिमरी पर जानलेवा हमला, नशे का बढ़ता कारोबार, अवैध शराब की गली गली सप्लाई, तीर्थ नगरी में वैध शराब के नाम पर खुलते ठेके, अनगिनत बार, होटल रूपी मैकाने उत्तराखंड की देवभूमि वाली छवि पर कलंक हैं। महिलाओं से बढ़ते अपराध, नाबालिगों से दुष्कर्म और अंकिता भंडारी हत्याकांड के 2 साल बीत जाने पर भी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाना उत्तराखंडियों के जहन में सरकार और कानून व्यवस्था पर संदेह खड़ा करती है। आज लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया। उनके माँ बाप बार बार सरकार से मदद की हो गुहार लगा रहे हैं, जिससे उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिलती है। मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम करती थी, उस वक्त जेसीबी चलाने वाले ने खुलासा किया कि उनसे स्थानीय विधायक यानी रेणु बिष्ट ने वनतारा रिजॉर्ट के कमरों को तोड़ने कहा और उस पर एक नहीं बल्कि उन्होंने 2 बार बुलडोजर चलवाया। कब मिलेगा न्याय? मैं ये सवाल संसद छोड़ दूं, मेरे बेटे को न्याय मिलेगा कि नहीं?
था? मेरी तबीयत खराब है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, तो मैं जनता से कहना चाहती हूँ मुझे न्याय मिले कि नहीं। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला। संविधान की ये रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बेटियों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई नहीं कम कर पा रहे हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली की गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कि जिस तरह का ये माफिया कल्चर यहाँ की जमीन पर बसता जा रहा है, पनप रहा है, क्या गंगा से लगते किनारे जो कि एक जमाने में तीर्थ भूमि हुआ करते थे, वो आज की तारीख में अय्याशी के लिए ऐशगाह तैयार है? और क्या इस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है कि जहाँ पर लड़कियों को दहेज व्यापार जैसे धंधों में धकेला जा रहा है? और ऐसा सिस्टम जो इसके लिए उपजाऊ भूमि दे रहा है, वो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए अंकिता भंडारी के बारे में? क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ? जिन्होंने उसका शोषण किया, जिन्होंने उनकी हत्या की, उनको संरक्षण कौन दे रहा है? मोदी जी बताएं। मोदी जी जब उत्तराखंड में आएंगे, जब मंच पे खड़े होंगे, तो पब्लिक मोदी जी से पूछे कौन संरक्षण दे रहा है। धामी तो एकदम झूठा निकला, हमेशा झूठे वादे किए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन आप सभी को पता है कि धामी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे ना ही मेरी बेटी को न्याय दिया और ना ही हमें किसी प्रकार का न्याय अभी तक मिला। और यहाँ तक कि जो वो जेसीपी वाले हैं, जिसने परसों बयान दिया कि रेणु बिष्ट और प्रमोद कुमार ने इनके कहने पर उन्होंने जेसीपी चलाई, तो क्यों धामी सरकार ने अभी तक इन दोनों पर कार्रवाई नहीं की? मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे आशुतोष भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, क्यों वो हमारे आशुतोष भाई के पीछे पड़े हुए हैं? एकमात्र वही तो हैं जो हमारी बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को आज 1 साल पूरा हो गया है। आज लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया। उनके माँ बाप बार बार सरकार से मदद की हो गुहार लगा रहे हैं, जिससे उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिल सके। सरकार